जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम मित्रों। मैं सुरेंद्र जांगिड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नव हिंदी प्रभाव में। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा, व्याकरण, शिक्षण विधियां एवं साहित्य तथा इनके संदर्भ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय व राज्य स्तर की अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा, व्याकरण, शिक्षण विधियां, साहित्य से संबंधित अनेक प्रकार के वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा, व्याकरण, शिक्षण विधियों एवं साहित्य की चर्चा होती है, उनमें संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा, जिसमें IAS, इसमें निबंध तथा अन्य वैकल्पिक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से इन सब बातों के बारे में प्रश्न किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में भी हिंदी भाषा, व्याकरण, शिक्षण विधियां एवं साहित्य से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, जिनमें व्याख्याता भर्ती परीक्षा, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कनिष्ठ लेखाकार अर्थात जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, उप निरीक्षक अर्थात सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा तथा विभिन्न लिपिक वर्गीय परीक्षा भर्ती परीक्षाओं में इन सब बातों की चर्चा की जाती है या विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। यदि अन्य भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में PRT, TGT व PGT की भर्ती परीक्षाओं में, नवोदय विद्यालय की भर्ती परीक्षाओं में, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में, पटवार भर्ती परीक्षा में, रीट, सीटेट व नेट भर्ती परीक्षा, उच्च न्यायालय भर्ती परीक्षा, लोकसभा अनुवादक भर्ती परीक्षा तथा सेना में धर्म शिक्षक की भर्ती परीक्षाओं में हिंदी भाषा, व्याकरण, शिक्षण विधियां एवं साहित्य से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। वर्तमान समय में हिंदी भाषा या भाषा का व्याकरण, शिक्षण विधियां या साहित्य से संबंधित अनेक प्रकार की पुस्तकें या सहायक सामग्रियां बाजार में उपलब्ध हैं। हिंदी विषय के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनमें प्रामाणिकता या एक रूपता की कमी नजर आती है। हम हमारे YouTube चैनल नव हिंदी प्रभा के द्वारा आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आधार पर एक रूप, तथ्यात्मक व प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों, वर्तमान समय में समस्त विश्व कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने स्वयं के सपनों के लिए, अपने समाज, गांव, देश तथा समस्त विश्व के कल्याण के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसा नहीं है कि हमें चलना नहीं, धीरे ही सही पर हमें चलना है, क्योंकि जो पानी ठहर जाता है वो सड़ने लगता है, बहता हुआ पानी निर्मल होता है। इसी संदर्भ में आज का जैसा ये वातावरण, मौसम बन रहा है, इसे देखकर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता याद आती है, बाधाएं आती हैं तो आए, बाधाएं आती हैं तो आए, बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हाँ मित्रों, वर्तमान समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां तर्कसंगत प्रतीत होती है और निश्चित रूप से हम सबको सरकार के साथ, अपने समाज के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। और यदि हम कदम मिलाकर चल पाए तो निश्चित रूप से हम हमारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी भाषा, व्याकरण, शिक्षण विधियां और साहित्य की। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हिंदी भाषा।
भाषा। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे पाता है। भाषा के बिना मनुष्य प्रत्येक प्रकार के मनोभावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि सांकेतिक हाव भाव के द्वारा भी मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, जैसे पशु पक्षी करते हैं। लेकिन सभी प्रकार के विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? भाषा की। अर्थात भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है भाषा। भाषा मौन रूप में मानसिक स्थिति लिए होती है तथा मुंह के द्वारा अभिव्यक्त करने पर ध्वनि का भौतिक रूप ग्रहण करती है। यदि मौन रूप से बात की जाए, मौन रूप से भाषा जो है ये स्थिति होती है कैसी? मानसिक। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने स्कूल के पहले दिन को याद करें या महाविद्यालय के पहले दिन को याद करें, तो जिस रोज हम स्कूल या महाविद्यालय में फर्स्ट रोज गए थे, उससे पहले की रात हमारे जहन में बहुत सारी बातें उमड़ रही थी। कैसा स्कूल होगा, कैसा महाविद्यालय होगा, कैसे सहपाठी होंगे, कैसे अध्यापक और व्याख्यातागण होंगे। ये मौन जो स्थिति है ये होती है मानसिक स्थिति, और इन्हें यदि अपन अभिव्यक्ति दे दें तो मुंह के द्वारा अभिव्यक्त किए जाएगा और रूप ग्रहण करेगी ये ध्वनि का। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि सांकेतिक हाव भाव के द्वारा भी मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे कि एम्पायर जी एक अंगुली खड़ी करते हैं तो अपन समझते हैं आउट, और दो अंगुली खड़ी करते हैं तो अपन समझते हैं 6। तो मित्रों, यहाँ सांकेतिक भाषा के द्वारा हर प्रकार के मनोभावों को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। सभी प्रकार के मनोभावों को अभिव्यक्ति देने के लिए आवश्यकता होती है भाषा की, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, इटैलिक हो, जापानीज हो, ईरानी हो, फारसी। आगे यदि अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाषा है ये जगत व्यवहार का मूल है। भाषा जो है वो है जगत व्यवहार का मूल। इसे हम कैसे समझें? इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे जगत का, पूरे संसार का व्यवहार जो है या तो बोलचाल से चलता है या लिखा पढ़ी से चलता है, और उसके मूल पे है भाषा। इसलिए भाषा को जगत व्यवहार का मूल कहा गया है। अगली बात यदि हम देखें तो भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग। क्योंकि भाषा के बिना हम किसी भी प्रकार के व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषा एक वरदान है जिसके द्वारा मनुष्य सभ्यता व संस्कृति की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आज अनेक प्रकार की उन्नतियां करने में समर्थ हुआ है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता है। अब जब सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है तो मिस्र की सभ्यता में रहन सहन कैसा था, वहां के लोग कैसी भाषा बोलते थे, कैसे पुस्तकें पढ़ते थे, कैसा उनका नगरीय व्यवस्था थी, इन सब बातों का पता चलता है हमें तत्कालीन पुस्तकों से या पांडुलिपियों से। तो सभ्यता और संस्कृतियों का जो मूल है वो भी है भाषा। भाषा ज्ञानार्जन का आधार होने के साथ साथ सभी प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का आधार भी भाषा है। किसी भी सामाजिक क्रियाकलाप की हम कल्पना भी नहीं कर सकते किसके बिना? भाषा के बिना। भाषा विचारों का मूल है। विचारों का मूल भी जो है भाषा है। भाषा के बिना विचारों की कल्पना नहीं की जा सकती। ना उत्पत्ति होती है और ना अभिव्यक्ति होती है। भाषा जो है हमें परंपरा से प्राप्त होती है। भाषा परंपरा से इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि जैसे मान लो एक बच्चा है जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया। जब बच्चे ने भारत भूमि पर जन्म लिया तो निश्चित माने यहाँ या तो राजस्थानी माँ होगी या गुजराती माँ होगी या कश्मीरी माँ होगी। यदि राजस्थानी माँ है तो वो अपने बच्चे को मूलतः
राजस्थानी भाषा सिखाएगी, गुजराती माँ है गुजराती सिखाएगी। मतलब भाषा को जो बच्चे को जो भाषा प्राप्त होती है वो परंपरागत तरीके से प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लगभग 1000 वर्ष बाद भाषा अपने मूल रूप से बिछड़ जाती है, अर्थात 1000 वर्ष बाद भाषा में परिवर्तन हो जाता है। ये कुछ बातें हमने कही भाषा के संदर्भ में। अब हम देखते हैं मित्रों भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ। यदि भाषा शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, भाषा का शाब्दिक अर्थ, भाषा का शाब्दिक अर्थ, यदि भाषा के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए मित्रों, तो भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोले। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोले। और सामान्य अर्थ की बात की जाए, सामान्य अर्थ, तो हम कह सकते हैं जो बोली जाती है, जो बोली जाती है। जो भी हम कुछ बोलते हैं वो सभी भाषा है। यहां एक बात ध्यातव्य और रहेगी मित्रों, हमने ये कहा है कि भाषा के शाब्दिक अर्थ में भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। यहां संस्कृत और हिंदी के संदर्भ में हमें धातु को भी देखना अनिवार्य है। संस्कृत में प्रत्येक शब्द का मूल रूप धातु है, जबकि हिंदी में मूलतः क्रिया का मूल रूप धातु होता है। हालांकि अनेकार्थ की चर्चा करें तो धातु शब्द हिंदी भाषा में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आता है। तो ये हमने देखा भाषा का शाब्दिक अर्थ। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो भाषा है। आगे की जो वीडियो आएंगे उनमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, व्याकरण परिचय, हिंदी भाषा के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, भाषा के बिंब, आवश्यक तत्व, भाषा सीखने के सोपान, भाषा के मनोवैज्ञानिक चरण। जय हिंद मित्रों, जय मां भारती। धन्यवाद।